हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का टॉपिक लिया है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट है हम जो साइंस के रिलेटेड है या एग्रीकल्चर के रिलेटेड है उसकी हम चर्चा करेंगे। अराउंड 20 कंसेप्ट हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है क्रॉप। क्रॉप ये है एक पर्टिकुलर प्लांट अगर आप बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे अगर कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसकी खेती कर रहे हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं। प्रिपरेशन क्या होता है ना, प्रिपरेशन एक बेसिक स्टेप होती है कि जो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए बिफोर सोइंग द, आप जो भी बीज लगाने वाले तो बीज लगाने से पहले जो भी आप एक्चुअली प्रिपरेशन करते हैं सॉइल को तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। उसको प्लोइंग या टिलिंग ऐसे भी कह सकते हैं। फिर डैमेज सीड अगर आपके पास कोई रहेंगे तो डैमेज सीड पानी पे फ्लोट करते हैं और तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन से सीड डैमेज है, और अगर आप वो लगाते भी है तो भी उससे कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद है क्रॉप रिक्वायरमेंट। तो क्रॉप जो रिक्वायरमेंट है, हर एक क्रॉप की पर्टिकुलर सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उससे ज्यादा या उससे कम सनलाइट या वाटर या न्यूट्रिएंट उनको आ गया तो हो सकता है कि उन क्रॉप की प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं होनी होगी जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं कि जो बारिश में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैडी एंड मेज। पैडी को हम राइस भी कहते हैं और मेज को हम कॉर्न भी कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप आपकी रेनी सीजन में आती है। उसके बाद है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप ऐसी क्रॉप है कि जो विंटर में आती है। तो विंटर में आने वाली क्रॉप है फॉर एग्जाम्पल व्हीट है, जिसको हम गेहूं कहते हैं, ग्राम यानी कि चना, एंड पी यानी कि हम उसको शायद मटर कहते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस है कि जो आपके जो प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है तो वो सॉइल के जो है तो सॉइल की जो भी बेसिक पीएच लेवल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स वो अच्छे नहीं है। उससे क्या हो जाता है ना कि सॉइल की जो भी लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल है, वो खराब हो सकती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है तो उसके दो एग्जांपल है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। इसके ये छोड़कर भी अगर एनपीके बोल के भी एक एक्चुअली आता है, यानी कि सोडियम फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इनका भी कॉम्बिनेशन का आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये भी एक प्रकार के फर्टिलाइजर ही है, ऑर्गेनिक मैन्योर। बट एक्चुअली केमिकल फर्टिलाइजर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर में ये फर्क होता है कि जो भी आपके नेचुरल फर्टिलाइजर है उसको मैन्योर कहते हैं, और एक्चुअली ये आपकी जो जमीन है या सॉइल है उसको खराब नहीं करते या उसके लेवल को खराब नहीं करते हैं। तो आप जितने ज्यादा अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे तो उतनी आपकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी बहुत सालों तक। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में हम एनिमल का एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, जिसको हम एक्चुअली ओवरऑल इन सबको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कह सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो वेस्ट है तो ये आपका ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडेबल रहता है और जिससे आप बहुत अच्छा आप ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं। अगर प्रिपरेशन की सॉइल की बात करें तो फर्स्ट होता है हमारा तो जो प्लोइंग है या टिलिंग है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम सॉइल को लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनुअल भी आप कर सकते हैं। अभी नाउ इट इज वेरी फ्यू पीपल डू द मैनुअल वर्क, बट एक्चुअली मेजरली बहुत सारे लोग ट्रैक्टर है या कोई मैकेनिकल सपोर्ट है, उस मैकेनिकल सपोर्ट से टिलिंग या प्लोइंग करने की कोशिश करते हैं। और ये मेथड, इस मेथड से क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल ऊपर नीचे करते हैं हम, जिससे क्या होता है ना कि वो सॉइल मिक्स हो जाती है और जिसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन उसमें अच्छे से वो उनमें जो भी प्लांट हम ग्रो सो करने वाले हैं या लगाने वाले हैं तो उसमें वो बहुत हेल्प करता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर प्लांटिंग एनी सीड। तो सोइंग इज अ टेक्निक और मेथड विच इज प्लांटिंग द सीड्स। तो प्लांटिंग जो सीड होती है वो सीड हम सीड ड्रिल से भी करते हैं मैन्युअली, या ट्रैक्टर के साथ भी अभी आजकल सीड ड्रिल आती है कि जो ऑटोमेशन है तो उससे भी हम सीड लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सीड अगर ऊपर रख दी है तो वेरी फ्यू चांसेस है कि वो ग्रो करेगा, क्योंकि जो बहुत सारे बर्ड्स है या बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट है तो उस सीड को खा सकते हैं। तो वो ग्रो होने से पहले ही वो खराब हो सकता है। उसके बाद एक्चुअली वीडिंग प्रोसेस। तो वीडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी आप प्लांट कोई सीड लगाते हैं तो वो ग्रो होने के साथ कुछ अनवांटेड उसके साथ प्लांट आते हैं कि जो उसके साथ फॉर एग्जांपल जैंथियम हो गया
पार्थेनियम हो गया। तो ये वीड क्या करते हैं, जो भी हमने जो क्रॉप लगाया है या प्लांट लगाया है उनके साथ फाइट करते हैं फॉर द डिफरेंट रिसोर्सेस, जैसे पानी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, मैन्योर्स हो गए, सनलाइट हो गई। तो इसके लिए वो फाइट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका जो भी क्रॉप है तो क्रॉप के ऊपर इसका आउटपुट पे फर्क पड़ता है, यानी कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो अलग अलग प्रकार के मार्केट में वीडीसाइड्स आती है, तो वीडीसाइड से भी आप वीडिंग कर सकते हैं। बट वीडीसाइड का भी टेक्निकली यही प्रॉब्लम है कि अगर वीडीसाइड ज्यादा मात्रा में अगर यूज करते हैं तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि वो सॉइल की जो भी पीएच लेवल है, सॉइल की जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन क्वालिटी, उसको खराब करता रहता है। तो इन द लॉन्ग रन अगर आप देखा जाएगा तो वीडीसाइड से भी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी एक्चुअली एक ऐसी मीन्स बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज है कि जो ज्यादा से ज्यादा सॉइल को प्रोडक्टिव बनाती है। तो जो प्रोडक्टिव का जो भी मेजरमेंट है उसको हम बोल सकते हैं कि फर्टिलिटी। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग जब भी आपका क्रॉप काट कर तैयार हो गया, हार्वेस्टिंग करने के बाद जब भी आपको उसमें से ग्रेन या सीड बाजू को लेने हैं फ्रॉम द चाफ, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग करते हैं। क्या करते हैं एक्चुअली, आप इस केस में जो आपका जो भी हार्वेस्टेड किया हुआ प्लांट है उसको आप सुखाते हैं। सुखाने के बाद जमीन पर उसको या मैन्युअली या अदरवाइज किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको दबाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें से सीड अलग हो जाते हैं चाफ से। और ये प्रोसेस आपके हार्वेस्टिंग के बाद ही कर सकते हैं।